नमस्कार, स्वागत है आपका इतिहास देश पर। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुधकर और हम कराएंगे आपको कल के ट्रेडिंग डे की तैयारी आज इस खास कार्यक्रम में। चलिए शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं क्या क्या खास लेकर आए हैं अपने कार्यक्रम में। आज हम सबसे पहले जानेंगे कि बाजार में जो लगातार तेजी हम देख रहे हैं 18,200 के ऊपर अब निफ्टी जाकर टिका है। चौथे दिन हमने तेजी देखी, क्या इसकी वजह रही और अब क्या करना चाहिए बाजार में, आपको किस तरह ट्रेड लेना चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन में, ये जानेंगे। इसके अलावा फोकस रहेगा जो आज 3 बड़ी आईटी कंपनियां इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस, इनके नतीजे आए हैं, उसका एनालिसिस लेकर आएंगे और अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि अब कल क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन शेयरों पर आपकी। साथ ही कल के लिए लेकर आएंगे कुछ ट्रेडिंग आइडियाज भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो नतीजे आए हैं उन्हीं से। टीसीएस हमने देखा, देश की सबसे बड़ी जो आईटी कंपनी है, उसके नतीजे तीसरी तिमाही के उम्मीद के मुताबिक ही रहे। कंपनी का मुनाफा जो है वो 9,806 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है और आय भी बढ़कर 48,885 करोड़ रुपए हो गई है। सबसे बड़ी बात जो कंपनी ने ऐलान किया है अपने नतीजों में वो है बायबैक का। लगातार इंतजार था यहाँ पर बाजार को, तो जो प्राइस तय किया गया है वो है 4,500 रुपए प्रति शेयर। इस शेयर पर कंपनी बायबैक करेगी और जो टोटल अमाउंट खर्च किया जाएगा उस पर वो है 18,000 करोड़ रुपए का। किस तरह से ये और डिटेल्स हैं, कैसे नंबर्स को और समझना चाहिए, हमारे साथ सौमित जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, जो पूरे रिजल्ट का एनालिसिस आपके लिए लेकर आएंगे। सौमित, जो उम्मीद की गई थी बायबैक की 4,500 रुपए का भाव, तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम है आज के क्लोजिंग प्राइस से। इसके अलावा किस तरह से आप नंबर्स को एनालाइज कर रहे हैं टीसीएस के आज? ओवरऑल नंबर्स इनलाइन ही है। सिर्फ मार्जिन की तरफ एक वीकनेस आई है, बाकी सब कुछ नंबर्स इनलाइन आए हैं। बायबैक का नंबर, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, क्लाइंट एडिशंस अच्छे हुए हैं कंपनी के लिए। सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट अगर देखने जाएंगे तो मार्जिन के साइड में है, बट आई गेस जो बायबैक का नंबर है वो स्ट्रॉन्ग आने के कारण शायद मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है स्टॉक पे, क्योंकि जो बायबैक आया है वो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन के सामने आया है और रेवेन्यू ग्रोथ भी काफी स्ट्रॉन्ग रही है और डील विंस भी स्ट्रॉन्ग ही होंगे कंपनी के, क्योंकि उन्होंने इतने सारे क्लाइंट्स जो ऐड किए। अगर आप देखेंगे तो Q1 में 100 मिलियन वाले ब्रैकेट में उन्होंने सिर्फ 5 क्लाइंट्स ऐड किए थे, बट इस क्वार्टर में उन्होंने 10 क्लाइंट ऐड किए, तो इस कारण शायद डील विंस वाले नंबर भी अच्छी आएगी कंपनी के लिए। सो मोटा मोटी अगर हम देखेंगे तो प्रीटी मच इन लाइन है नंबर्स कंपनी के। ओके, तो इनलाइन ही नंबर दिखाई दे रहे हैं और जो उम्मीद की जा रही थी बायबैक की वो तो पूरी तरह से यहाँ पर जो शेयर धारक हैं उनके फेवर में ही बात दिखाई देती है, क्योंकि करीब 16-16.5% का प्रीमियम है वहाँ पर। बहुत शुक्रिया सौमित उस पूरे एनालिसिस के लिए। इन्फोसिस ने भी पेश किया अपने नंबर आज और यहाँ पर कंपनी का जो मुनाफा है वो 12% बढ़कर 5,809 करोड़ रुपए के आसपास पहुँच गया है। शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूरा इन्फोसिस के जो Q3 नंबर्स हैं उसका एनालिसिस लेकर। शरद, कैसा परफॉर्मेंस रहा इन्फोसिस का इस बार? शानदार नतीजे आए हैं इन्फोसिस की तीसरी तिमाही के लिए। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बात होगी। सबसे पहला है एस्टिमेट्स में जो बीट हुई है मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स में, और जो गाइडेंस है वहाँ पे भी एक रेस देखने को मिला है, और जो ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस है मार्जिन्स की वो जो है इनलाइन आई हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो यूएसडी रेवेन्यू में लगभग 7% का अपटिक देखने मिला है, और जो इंपॉर्टेंट फिगर होगी वो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की है, वो लगभग 6.3% का अपटिक देखने मिला है, और अनुमान के हिसाब से तो वो सिर्फ 3.5% था तिमाही दे तिमाही पे। अगर आप देखा जाए नेट प्रॉफिट पे भी जो है एक टाइप से बीट देखने मिली है, जो ऑलमोस्ट 7% का ग्रोथ देखने मिला है, और जो मार्जिन्स है वो ऑलमोस्ट सपाट रही है 23.5% पे, और याद रखिए ये अनुमान के इनलाइन आई हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू गाइडेंस की। जो FY22 की जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसको जो है 16.5 to 17.5% से बढ़ा के दूसरी बार 19.5 to 20% कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक आउट परफॉर्मिंग काइंड ऑफ ट्रिगर है स्टॉक के लिए, और अनुमान देखा जाए तो सिर्फ 17 to 17.5% की बात की गई थी। अगर डील्स की बारे में बात करें तो शानदार स्ट्रॉन्ग डील मोमेंटम देखा जा रहा है। ऑलमोस्ट $2.53 बिलियन का जो है डील जो है साइन हुई है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम ज़रूर है, वो सारे इंडस्ट्री में है, वो है आपकी एट्रिशन लेवल्स। लगभग 25.5% का एट्रिशन लेवल्स पे जो है रजिस्टर किया है इन्फोसिस ने तीसरी तिमाही पे। उसके अलावा मैनेजमेंट के भी 2 इंपॉर्टेंट कमेंट्री आए हैं। स्पेशली वो कह रहे हैं कि जो ग्रोथ आई है वो पूरी ब्रॉड बेस्ड रही है थ्रू आउट सेक्टर्स, थ्रू आउट जोग्राफीज, और ये जो डील मोमेंटम है वो रोबस्ट है।
और इसके अलावा कंपनी जो एक्सपेक्ट कर रही है ओवरऑल इंडस्ट्री से कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी स्पेंड, स्पेशली जो बड़े एंटरप्राइज होते हैं जो अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, उस पे जो है ये प्रोग्रेस चलते रहेगी। तो पिछले 2 या 3 साल से ये जो है प्रोग्रेस देखा जा रहा है और यहाँ पे भी स्टॉक में जो है पॉजिटिव इंपैक्ट जो है ओवरऑल देखने मिल सकता है। तो इन्फोसिस के जो है बहुत शानदार तीसरे तिमाही के नतीजे देखने को मिले हैं। ओके, तो यानी शानदार नतीजे रहे इन्फोसिस के, जाहिर तौर पर जैसा कि शरद बता रहे हैं। एक और नतीजों पर फोकस करेंगे और वो है विप्रो। आज बड़े आईटी कंपनियों के नतीजों का दिन था। विप्रो के भी नतीजे आए। 2,970 करोड़ रुपए का मुनाफा तीसरी तिमाही में विप्रो ने दिखाया है और ₹1 प्रति शेयर का जो है एक अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही है, हमारी सहयोगी। पूजा, इन्फोसिस के नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे, शरद ने बताया। यहाँ पर सौमीत बता रहे थे कि टीसीएस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से ही थे। यहाँ पर विप्रो को कैसे आपने एनालाइज किया है? क्या ये नतीजे भी उम्मीद के मुताबिक ही रहे? विप्रो के नंबर्स इस बार मिले जुले देखने को मिले हैं। अगर मार्जिन्स की बात करेंगे तो वो हमारे अनुमान से हल्के बेहतर नजर आए हैं, लेकिन आय के फ्रंट पर नंबर्स हमारे अनुमान से कमजोर नजर आ रहे हैं। डॉलर आय के फ्रंट पर जो बढ़त आई है वो 2.3% इस बार देखने को मिली है। एबिट के फ्रंट पर 17.3% के नंबर्स की हम उम्मीद कर रहे थे, उसके सामने 17.6% के नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। और मुनाफे में भी अगर देखेंगे तो 1% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। गाइडेंस Q4 के लिए 2 से 4% की दी है, जो कि हम अनुमान भी कर रहे थे। जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो 3% के आसपास देखी गई है, हम अनुमान करीब 4.5% का कर रहे थे। तो अगर हर फ्रंट पर देखेंगे तो नंबर्स कुछ मिले जुले से हैं, कुछ फैक्टर्स काफी अच्छे हैं हमारे अनुमान के मुताबिक, लेकिन कहीं कहीं निराशा हाथ लगी। लेकिन ऑर्डर बुक के फ्रंट पर नंबर्स काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। अगर हम इस बार की ऑर्डर बुक देखेंगे तो 27% की ग्रोथ वहां पर दर्ज हुई है। करीब कंपनी ने 11 लार्ज डील्स क्लोज करने की बात की है। तो इस तरह के कुछ आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं ऑर्डर बुक के फ्रंट पर, तो वहां पर काफी कॉन्फिडेंट साउंड कर रही है। लेकिन अगर कुल मिला के नंबर्स की बात करेंगे तो नंबर्स मिले जुले विप्रो की तरफ से नजर आ रहे हैं। ओके, तो विप्रो के नंबर्स यहाँ पर मिले जुले बताए जा रहे हैं, जैसा पूजा बता रही हैं। हमारे दोनों मेहमान जुड़ गए हमारे साथ, शर्मिला जोशी और विनय राजानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मिला, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। 3 बड़ी आईटी कंपनियाँ, तीनों के नंबर्स आ चुके हैं, हमारे सामने हैं और कुछ एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हैं और कुछ इन्फोसिस का जो रिजल्ट है वो तो उम्मीद से बेहतर दिखाई दे रहा है। सवाल बहुत सिंपल, आपने कैसे रीड किया इन नंबर्स को और अब कल इन तीनों स्टॉक्स में किस तरह से पोजीशन लेने की सलाह देंगी आप हमारे दर्शकों को? जैसे कि आपने कहा कि इन्फोसिस के नतीजे उम्मीद से बेहतर थे और उसकी बड़ी वजह ये है कि उन्होंने अपने जो एस्टिमेट्स है वो बढ़ा दिए हैं। सो ये मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी, बट अंटिल यू द प्रूफ लाइज एज यू से इन द पुडिंग, तो वो अब आ गई है सामने बात दैट दे हैव अप देयर गाइडेंस, और ये बहुत एक अहम चीज है। दूसरा जो बड़ा और अच्छा टेक अवे जो ये नंबर से व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज कि ये उम्मीद थी कहीं ना कहीं मार्केट में कि अगर डील विंस हुए तो भी वो छोटे डील विंस होंगे, बिकॉज अब ये माना जा रहा है कि इन दिस होल दिस फेज दैट वी आर गोइंग थ्रू कि सबको अपना डिजिटलाइजेशन करना है और वो बहुत जल्दी करना है। तो द टर्न अराउंड फॉर द डील्स इज फास्टर। सो यू हैव डील विंस, लेकिन वो छोटे डील विंस रहते। लेकिन अगर आप नतीजे देखेंगे टीसीएस के या विप्रो के, दे हैव हैड वेरी लार्ज डील विंस एज वेल। सो इसका सीधा मतलब ये है कि आगे चलकर भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आईटी के लिए काफी अच्छा एक एनवायरनमेंट रहेगा। सो आई थिंक इट्स अ बिग पॉजिटिव। इवन आई थिंक फॉर टीसीएस, इफ यू लुक एट द बायबैक प्राइस 4,500 इज अ वेरी अट्रैक्टिव बायबैक प्राइस फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। तो ऑफ कोर्स आई थिंक इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, दैट वुड बी माय ऑर्डर। लेकिन अ बिग थम्स अप फॉर ऑल द नंबर्स, और मुझे लगता है कि पूरे सेक्टर के लिए ये बहुत एक अच्छा इट विल बी अ गुड सिग्नल, क्योंकि बाकी की कंपनीज भी कई इट सॉर्ट ऑफ सेट्स द टोन। और ये ऐसी बात हुई है कि 3 बड़ी कंपनियों के नतीजे हमें एक ही दिन में मिले हैं। नाउ वी really have only HCL Tech from the top 4 to report numbers, but yes, I think as I said बहुत अच्छे नतीजे हैं तीनों कंपनियों से। करेक्ट, तो नतीजे अच्छे हैं और सीक्वेंस यहाँ पर बता दिया है शर्मिला ने। इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो, इस प्रायोरिटी लिस्ट पर उनको स्टॉक पसंद आते हैं। इन्फोसिस के नतीजे तो जाहिर तौर पर काफ़ी अच्छे आए हैं और हम नतीजों पर ही हैं, और टीसीएस का मैनेजमेंट इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है। चलिए सुनते हैं क्या कह रहे हैं मैनेजमेंट का। And we have an LTM attrition of 15.3% this year. But despite
that attrition, we were able to increase our total associate count by 87,725 on a year-on-year basis, both managing attrition as well as attracting the right talent to power our growth across the board. So looking back at the quarter, it's been a quarter of, though a seasonally weak quarter, a quarter of significant growth across almost all our key segments, whether it be verticals or markets. And we are seeing participation on all parts of the customers' digital and technology transformation journeys. As you know, we have continued to build out our capabilities across a wide spectrum, whether it be cloud, whether it be digital analytics and other areas, and we see continued strong traction across the board. From a pipeline perspective also, we crossed a TCV of $7.6 billion this quarter, and we saw strong TCV across all segments like North America, BFSI, retail, etc. So overall, net, very strong quarter. And with that, I want to turn it back to you, Kritika, and we'll take questions afterwards. Thank you, Rajesh. So we'll start the question and answer session now. So let's bring in our first question, which is coming in from Sajid Mangal from Bloomberg Quint. ओके तो टीसीएस का मैनेजमेंट वहाँ पर बताता हुआ कि रिजल्ट्स किस तरह के रहे हैं। ग्लोबली काफ़ी अच्छा यहाँ पर बिजनेस देखने को मिला है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। तीसरी तिमाही काफ़ी अच्छी रही है कंपनी के लिए और हमने देखा कि नतीजे जो हैं वो बाज़ार की उम्मीद के मुताबिक ही रहे हैं। एक अच्छा बायबैक कंपनी ने सजेस्ट किया है, रिकमेंड किया है 4,500 प्रति शेयर के भाव पर, जो कि अच्छे खासे प्रीमियम पर है आज के मुकाबले। चलिए फोकस करते हैं आज बाकी बाजार में क्या हुआ। हमने देखा कि बाजार में तेज़ी जो है उसका लगातार चौथा दिन था। आज 18,200 के ऊपर जाकर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा और सेंसेक्स में भी हमने देखा अच्छी खरीदारी रही, आज वो भी पॉजिटिव नोट पर रहा। 61,000 के ऊपर वहाँ से भी वहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा था और कई बड़े दिग्गज काउंटर्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती, M&M, इन सब में हमने अच्छी तेज़ी आते हुए देखी। विनय हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, आपसे जानना चाहेंगे 18,200 के ऊपर की क्लोजिंग, इसको कैसे रीड करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि यहाँ से एक अच्छी तेज़ी होनी चाहिए? कल हम एक एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस बार एक्सपायरी शायद 18,400 के ऊपर होगी। आपको भी ऐसा लगता है? जी, स्ट्रॉन्ग रही है क्लोजिंग काफ़ी। 18,210 का हमने एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस देखा था, उसके ऊपर भी निफ्टी आज निकल गई और काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोज है। और कंटिन्यूसली बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि रोटेशन हो रहा है, सेक्टर रोटेशन काफ़ी बढ़िया हो रहा है। पिछले 13 कंटिन्यूस सेशन से एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी पॉजिटिव जा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि नॉट ओनली इंडेक्स बट ब्रॉडर मार्केट्स भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और निफ्टी में अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर देखने जाएं तो 18 जो ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस था 18,610 का, 604 का, वही एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि उससे पहले 18,210 का था, वो क्रॉस हो चुका है। और हम ऑसिलेटर्स और इंडिकेटर्स भी बात करते हैं तो अभी भी ऑसिलेटर्स अभी भी अपने ओवरबॉट जोन में शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे अभी नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के जो चार्ट सेटअप है, सेक्टर रोटेशन है और मार्केट की जो ब्रेथ है, और अब तो ग्लोबल मार्केट्स का भी काफी सपोर्ट है, यूएस मार्केट भी नीचे के स्तर से काफी अच्छे रिकवर हो रहे हैं, तो ग्लोबल मार्केट्स का भी एक सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। नो डाउट अभी रिजल्ट सीजन है तो जिगजैग काफी होती है, बड़े रिजल्ट्स आएंगे तो उनकी वजह से काफी कुछ मूवमेंट रहेगी, लेकिन प्योरली इंडेक्स के चार्ट देखते हुए इसमें कोई भी मंदी की तो राय देने का कोई भी चांस दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट हमने जो अभी रिसेंट हाई क्रॉस किया था, स्विंग हाई जो 17,940 के करीबन था, वो अभी एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है। तो मेरे हिसाब से ट्रेडर्स के लिए 17,940 का एक स्टॉप लॉस बन जाता है। उस स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कीजिए और धीरे धीरे इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। और मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 18,604 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वही दिख रहा है। तो आई एम बुलिश। अभी मार्केट में जो है टॉप एंटिसिपेट करने की जगह पे हमको ट्रेल करके लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। तो यस, आई एम ऑल्सो बुलिश और अच्छे चांस है कि हम एक्सपायरी 18,400 के ऊपर देख सकते हैं।
ओके, तो एक अच्छी यहाँ पर एक्सपायरी की उम्मीद की जा सकती है। दो इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर जो बताए हैं विनय ने, उन पे फोकस कीजिए। 17,940 का एक यहाँ पर स्टॉप लॉस रखें, उसे आप ट्रेल कर सकते हैं, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 18,604 के आसपास का दिखाई देता है। चलिए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी बात कर लेते हैं और फोकस करते हैं वोडाफोन पे, जहाँ हमने आज देखा कि कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सफाई दी है कि जो उन्होंने फैसला किया है ब्याज को कन्वर्ट करके इक्विटी में सरकार को देने का, और सरकार एक बड़ी हिस्सेदार बन जाएगी वोडाफोन में, उससे क्या होगा। कंपनी ने ये जो है साफ किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो रोजमर्रा के कारोबार में वोडाफोन के दखल दे, कोई बोर्ड मेंबर शामिल नहीं होगा। आइए सुनते हैं कंपनी के सीईओ रविंद्र टक्कर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। The package which was announced by the government on 15 September 2021, there were two elements which were of that package which are associated with what I would call as the liquidity enhancing for the industry. There was a 4-year moratorium on dues that was offered by the government, and then there was an offer by the government to convert part of the DOT debt into equity. Now, as I mentioned earlier in my opening statement, we've already opted for the 4-year moratorium that was done back in October. Now, in this option of converting some of the DOT debt into equity, as you know, the company has a significant amount of debt. We have a stretched balance sheet. And I think anytime there's an option to convert that debt into equity is considered positive for the company. And especially considering the fact that most of the debt is to the government of India, it was clear to us that actually converting some of that debt into equity is a good option for the company to reduce its debt going forward. तो वो आई वोडाफोन आइडिया की तरफ से कमेंट्री, और कुछ ऐसी ही खबर टाटा टेली की तरफ से भी आ रही है, जहां हमने देखा कि कंपनी ने तय किया है कि वो अपनी 9.5% जो है हिस्सेदारी वो सरकार को देगी, वो भी अपने ब्याज को जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट करेगी, यहाँ पर सरकार हिस्सेदार हो जाएगी। मैं शर्मिला आपसे जानना चाहता हूँ, इस तरह के जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये जो टेलीकॉम सेक्टर है, हम देख रहे हैं जो कंपनियाँ मुश्किल में चल रही हैं, जाहिर तौर पर भारती ने तो यहाँ कैश देने का ऑप्शन दे दिया, जाहिर तौर पर उनके लिए पॉसिबल भी था, लेकिन वोडाफोन हुआ, टाटा टेली हुआ, अब इन सबको कैसे शेयर मार्केट के लिहाज से देखना चाहिए? आपको लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी है या फिलहाल दूर रहना चाहिए इनसे, क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा हैं? Well, I would be positive on Vodafone. TTML, honestly, मैंने इतना स्टडी नहीं किया है। वोडाफोन इसलिए क्योंकि एक तो सभी ने अपने टैरिफ बढ़ाए हैं, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया बोथ। आई थिंक जियो ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। सो आई थिंक अगर आप आरपू देखेंगे और भारती एयरटेल के आरपू देखेंगे और वोडाफोन के आरपू देखेंगे तो देयर इज क्वाइट अ गैप। तो while it's a positive for both, I think it sort of indicates कि अगर वोडाफोन कैन स्टेप अप इट्स गेम और वो जो उनके कस्टमर्स वो खोए हैं उन्होंने उनको वापस लाने का वो कुछ प्रयोजन कर सके इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग बेटर सर्विसेज, क्योंकि दिस इज अ सेक्टर विच इज वेरी केपेक्स हैवी। तो अगर अब ये जो एक बड़ा डेट वाला उनका हिस्सा था, now that gets taken care of, maybe they'll have a little bit money to spend on offering better coverage and services etc, and they can win back some clients. तो ऐसे में I think there is a better possibility for Vodafone stock price to stabilize and improve from here. तो मुझे लगता है from a longer term perspective I would be positive on Vodafone. ओके, फॉर द लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव आप अगर रखना चाहते हैं नज़र टेलीकॉम सेक्टर पर तो वोडाफोन हो सकती है पसंद। चलिए वक्त हो गया है जानने का कि हमारे मेहमान कौन से आइडियाज़ लेकर आए हैं आज हमारे दर्शकों के लिए। विनय आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए कल के लिए कौन से ट्रेडिंग आइडियाज़ आप लाए हैं आज? जी, मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग आइडिया रहेंगे और दोनों लॉन्ग साइड के हैं और दोनों मिड कैप सेगमेंट में से। फर्स्ट है गुजरात आल्कली। इस स्टॉक में हमने एक अच्छी पैटर्न बनते हुए देखी है, एक बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आते हुए देखा है और आज के वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त थे और एक काफी ओवरऑल सेटअप काफी अच्छा लग रहा है। तो गुजरात आल्कली को 721 के लेवल पे आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको ट्रेडिंग के लिए 700 रुपये का रखना चाहिए और अपसाइड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं
1270 का टारगेट। सेकंड जो पिक मुझे अच्छी लग रही है एक लॉजिस्टिक्स सेक्टर में से है। लॉजिस्टिक्स ओवरऑल एज ए सेक्टर हैज बीन परफॉर्मिंग वेरी वेल फॉर लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो उनमें से एक स्टॉक जो काफी बढ़िया है वो है VRL लॉजिस्टिक, जिसका प्राइमरी, इंटरमीडिएट और शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। हालांकि आज के सेशन के दौरान हमने इसमें थोड़ी बहुत बिकवाली देखी थी, दैट वाज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग, बट प्राइमरी ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। तो उसको देखते हुए मैं VRL लॉजिस्टिक्स में लॉन्ग की सलाह दूंगा। करीबन 485 के आसपास आप लॉन्ग कर सकते हैं। 470 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 520 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो दोनों पिक है ट्रेडिंग की, उसका जो टाइम होराइजन होगा वो 4 से 5 दिन का रहेगा। चलिए 4 से 5 दिन के लिए गुजरात एल्कलीज और VRL लॉजिस्टिक्स, ये दो पसंद है विनय की। शर्मिला, आपकी तरफ से कोई आइडिया? I'm going with AMI Organics. Of course, this is a long-term buy. ये कंपनी इंटरमीडिएट्स बनाती है और क्रिटिकल इंटरमीडिएट्स बनाती है फार्मा सेक्टर के लिए। नतीजे काफी अच्छे हुए। उन्होंने हाल ही में एक एक्विजिशन भी किया था, तो यहाँ से भी रेवेन्यू कंसोलिडेट होने की उम्मीद है। और एक थीम है जिसे कहते हैं चाइना +1, क्योंकि हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ द करंट डेवलपमेंट्स काफी जो बायर्स रहते हैं दे आर लुकिंग फॉर सप्लायर्स अदर देन चाइना। सो इट्स चाइना +1 क्योंकि दे डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन ओनली वन कंट्री। तो ऐसी कंपनीज है, काफी ऐसी इंडियन कंपनीज है जो इस तरह के स्पेशलिटी केमिकल्स या इन रिलेटेड, यू हैव टू बी लिटिल बिट स्पेसिफिक अबाउट व्हाट केमिकल यू आर टॉकिंग ऑफ, तो उनमें एमी ऑर्गेनिक्स का नाम आता है। सो आई वुड हैव अ टारगेट ऑफ 1250 ऑन इट। स्टॉक करेक्ट भी हुआ है, तो आई थिंक इट ऑफर्स यू अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, तो एमी ऑर्गेनिक्स है जहां पर आपको फोकस करना चाहिए। 1250 तक का टारगेट है, लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट है जैसा शर्मिला बता रही हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय और शर्मिला आज शो में शामिल होकर हमसे चर्चा करने के लिए और अपने ट्रेडिंग आइडियाज भी बताने के लिए। कल की तैयारी में मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत।